जय हिंद दोस्तों। जनरल अवेयरनेस एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो टेस्ट नंबर 8 है उसका जनरल अवेयरनेस का पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है, पढ़ते हैं। द डैश बैलेंस इज इक्वल टू द कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ऐसा क्या है जो शेष विश्व से होने वाले शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रवाह, ठीक है ना, शेष विश्व को होने वाले प्रवाह के घटाव के बराबर होता है। देखो, एक टर्म है उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है कि पूरे विश्व से हमारे पास क्या पैसा आया है, फ्लो आया है, क्या आया है, ठीक है, माइनस कितना हमने खर्च किया, तो क्या हमारा गया। तो जितना पैसा बचेगा उसी को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। भाई जनरल भी हम लोग का कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हो गया, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो वही वाला थ्योरी यहां भी है, उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, पूंजीगत लेखा कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 152 पे आओ। देखो क्या कहता है, इफ ए कंज्यूमर डिमांड्स फॉर अ गुड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द कंज्यूमर्स इनकम। देखो क्या कहा इसने, मान लो एक व्यक्ति है, उसका इनकम बढ़ रहा है और उस व्यक्ति का जो डिमांड है उस चीज का वो भी सेम ही डायरेक्शन में मान लो जा रहा है। हमारा इनकम बढ़ा और हमारा डिमांड भी बढ़ा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए। मान लो हम ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड मार्केट से ले रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हम लोकल ब्रेड ले रहे हैं। अब मेरा इनकम बढ़े जा रहा है, तो मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं लोकल ब्रेड क्यों खाऊं, मैं कोई अच्छा ब्रेड ले लेता हूं, कोई अच्छे कंपनी का, ब्रिटानिया का या इस तरह की कंपनी का। तो मेरा इस ऑब्जेक्ट का जो ब्रेड का जो डिमांड होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और दूसरे अच्छे चीज का डिमांड मेरा बढ़ेगा। ये बात समझे। जब भी हमारा इनकम बढ़ता है, वही सिंपल सी बात है, आप सोचो खुद, यदि आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मान लो आप वीवो का फोन यूज कर रहे हो, आप सोचोगे कि नहीं यार मैं एप्पल का फोन यूज करूं, तो वीवो का डिमांड क्या हो गया, घट गया। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, पहली बात। और दूसरा, यदि किसी का इनकम बढ़ेगा तो वो जो डिमांड जिस चीज की कर रहा था, अब उस चीज की डिमांड छोड़ के किसी अच्छे चीज की डिमांड करेगा, तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड घट जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है ना। लॉ ऑफ डिमांड दिया था एडम स्मिथ ने, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। 153 पे आइए। आप जब इसे देख रहे होगे यूट्यूब पे, तो आप क्या करोगे, सेटिंग में जाके ना वो जो प्लेबैक स्पीड होता है ना, उस स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो, 2x कर सकते हो, 1.5x कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर से इनकम होता है, इन द लिस्ट ऑफ, ये किस लिस्ट में है, देखिए भारत के संविधान के 7वीं सूची में, 7th शेड्यूल में 3 सूची है, ठीक है ना। कितनी सूची है, 3 सूची। एक को हम कहते हैं क्या, केंद्र सूची या यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची या यूनियन लिस्ट। दूसरे को कहते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और तीसरे को कहते हैं समवर्ती सूची, या इसी का दूसरा नाम है कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो यूनियन का जो है लिस्ट, उसमें वो पावर दिया हुआ है जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसपे चीजें बस सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो डिफेंस, रेलवे, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बस पावर चलेगा, राज्य सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। अच्छा, राज्य सरकार के पास क्या क्या है, तो स्टेट पुलिस राज्य सरकार के पास है। एग्रीकल्चर से जो इनकम वगैरह है वो सब राज्य सरकार के पास है, क्या, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किसके उसमें आ गया, पावर में, तो वो राज्य सरकार के पावर में आ गया, तो वो स्टेट सूची, राज्य सूची में है, ठीक है ना।
एक होता है जिसपे पावर दोनों का होता है, राज्य का भी और केंद्र का भी, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर यदि कुछ बनाना होगा लॉ, तो राज्य भी बना सकता है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों मिलकर काम करते हैं इस पे। समझ गए? तो ये है स्टेट। 153 का आंसर आएगा आपका स्टेट। एग्रीकल्चर स्टेट के पास आता है, चीट फंड स्टेट के पास आता है, ठीक है ना। जो टोल टैक्स है वो भी स्टेट के पास जाता है। नेक्स्ट आ जाइए 154 पे। देखो, डैश अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कौन अप्रूव करता है इसमें से? देखो, राज्यसभा करती है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, वो तो आ गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया वो तो। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड नहीं। जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, और फिर वो पास होके चला जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास। तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल कोई पर्टिकुलर मंत्रालय पार्ट नहीं करता, ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं करता। जो मिनिस्टर होंगे वो तो ऑलरेडी राज्यसभा से, मान लो कोई मिनिस्टर है, मान लो डिफेंस मिनिस्टर है, तो हो सकता है वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। 155 पे आइए, क्या कहता है? आफ्टर द डिफीट एट प्लासे, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड डैश वाज मेड द नवाब। देखो क्या हुआ था, प्लासी की जंग हुई थी। प्लासी की जंग कब हुई थी? तो 1757 में प्लासी की जंग हुई। प्लासी की जब जंग हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था बंगाल का शासक, वो नवाब, वो हार गया अंग्रेजों के साथ, ठीक है ना। क्यों हार गया? क्योंकि उसका एक कमांडर था मीर जाफर। मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया था, इसीलिए 1757 प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है। तो आंसर आएगा मीर जाफर। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सिराजुद्दौला ने जब युद्ध किया था अंग्रेजों के साथ, कि भाई अंग्रेजों को इसने कहा था कि भाई हमने तुम्हें, जो तुमने फोर्ट विलियम बनाया है, वो तुम्हें हमें दिया था सब्जी रखने के लिए, सामान रखने के लिए, तुमने तो इसमें बंदूक बारूद रखना शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ उसने आवाज उठाई सिराजुद्दौला ने, और फिर जंग हुआ। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, बस तुम हमारा साथ दे दो सिराजुद्दौला को हराने में। क्योंकि इनका तो एक गवर्नर था, इनके पास तो लोग भी ज्यादा नहीं थे ब्रिटिश के पास, तो मीर जाफर ने ही हेल्प कर दिया। तो मीर जाफर उसके बदले फिर जाके बंगाल का नवाब बन गया। तो मीर जाफर आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखो फिर मीर जाफर क्या हुआ, धीरे धीरे मीर जाफर से अंग्रेज बहुत पैसा मांगने लग गए। अब मीर जाफर सोचता कि यार यदि पैसा मैं कहां से लाऊंगा, इतना अंग्रेजों को कहां से पैसा दूंगा। तो धीरे धीरे मीर जाफर पैसा देने में आनाकानी करने लग गया, क्योंकि था ही नहीं। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये मीर जाफर सही बंदा नहीं है, गलत बंदा है। तो उन्होंने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को फिर जो है ना बिठा दिया, नवाब बना दिया। मीर कासिम ने सोचा यार मीर जाफर की तरह मेरे साथ भी करेगा ये, क्योंकि पैसा तो है नहीं। तो मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल से अपना जो है अपना जो है राजधानी चेंज कर लिया, ठीक है ना, और बिहार ले आया, ठीक है। फिर बाद में मीर कासिम को भी अंग्रेजों ने हटा दिया था, ठीक है। अब 156 पे आओ। शेरशाह सूरी, ये सूरी है, डिफीटेड विच मुगल एम्परर। शेरशाह सूरी ने किस मुगल एम्परर को हराया? तो देखो शेरशाह सूरी ने बार बार हुमायूं को हराया, और बार बार हुमायूं बचता रहा। और एक दिन जब शेरशाह सूरी कलिंजर के फोर्ट में बना रहा था बम, तो उसकी जो है देहांत हो गई बम फटने से, और फिर हुमायूं राजा बना, ठीक है। चलिए 157 पे आइए, क्या कहता है? समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ऐसा होता है, आपने देखा है ये तो। ये क्वेश्चन को 157 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने? हाँ भाई,
एक बार फिर से पढ़ता हूं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में बह जाती है। देखो जैसे गंगा नदी है, ऐसे गई, फिर समुद्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, स्लोप कम हो जाता है, ढलान कम हो जाता है, तो नदी ऐसे ऐसे भागों में बढ़ जाती है और इधर ये वी टाइप का डेल्टा बनाती जाती है। मान लो इधर से पानी बह रहा है, इधर से पानी बह रहा है, ठीक है ना, और डेल्टा बना देती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। तो ये जो पानी विभाजित हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, विथ रिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ये जो नदी जैसे आई, फिर से ध्यान से देखो, नदी ऐसे आई तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे मिट्टी फंस जाएगा, तो कुछ पानी इधर से चला गया, कुछ पानी इधर से चला गया, कुछ पानी इधर से चला गया, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, या इसी को वित्त रिका कहते हैं। ठीक है, चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये आपको याद है, ये एग्जाम में आता है। देखिए नेक्स्ट कहता है द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन in which rock are piled up to slow down the flow of water which prevent gullies and further soil loss is called। देखिए हिंदी में पढ़ता हूं मैं, इसने कहा मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है। देखो क्या किया जाता है, जल का यदि प्रवाह ज्यादा होगा तो वो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाएगी, तो उसके क्या किया जाता है, खेतों के पास, जो नदियों के पास खेत, वहां पे ऐसे क्या रख दिया जाता है, पत्थर रख दिया जाता है ताकि वो मिट्टी अपने साथ बहा के ना ले जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रॉक डैम कहते हैं, चट्टान बांध कहते हैं इसको। ठीक है, इजी है ये तो आपने सुना होगा, गांव वगैरह में भी सुना होगा जो नदी के आसपास के होंगे। 159 पे आओ, क्या कहता है, इन फीमेल द यूट्रस इज, यूट्रस क्या है, गर्भाशय होता है। अच्छा कितने होते हैं ये पूछ रहा है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, तो फीमेल में यूट्रस कितने होते हैं। देखो फीमेल में, यदि फीमेल का आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन अंग, इस तरह से क्लास 9th में, 10th में, 8th में, इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, तो फीमेल का ये जो दो होता है, ये यहां पे और यहां ओवरी होता है, ओवरी दो होता है, लेकिन यूट्रस इस पार्ट को कहते हैं, दोनों तरफ से अंडा जो है, एग, वो रिलीज होके इसी यूट्रस में आता है। तो यूट्रस एक ही होता है, गर्भाशय एक ही होता है, ठीक है ना, तो सिंगल, लेकिन ओवरीज दो होता है। ठीक है, एक बार यहां से एग रिलीज होता है, एक बार इस वाले से रिलीज होता है, एक बार इससे रिलीज होता है, इससे एक बार रिलीज होता है। ठीक है ना, और फिर इसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। चलिए 160 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ये गलत है। ठीक है ना, मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, नहीं ये तो ग्रीन एल्गी है ना, तो क्लोरोफाइसी ठीक है ये, ठीक है ना, और फियोफाइसी रेड एल्गी नहीं, रेड होता है रोडोफसी, रोडोफाइसी ये वाला लाल सवाल। ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सेकंड गलत है। देखो फियोफाइसी जो है ना, रेड कलर होगा कहीं भी तो रोडो होगा, रोडो, रोडोफाइसी, और देखो इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में लाल सवाल। ठीक है ना, तो रोडोफाइसी में लाल सवाल होता है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड वाला आंसर अपना गलत है, यही आपका आंसर है। 161 पे आओ, देखो एडमसिया ए सी एनिमोन, ये एक सी एनिमोन है, समुद्री एनिमोन है। ठीक है ना, सी पेन आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, समुद्री पिच, समुद्री एनिमोन, ये किसके एग्जाम्पल है। देखो जो समुद्री एनिमोन होता है या पेन होता है, इसे हम सिलेंट्रेटा कहते हैं, सिलेंट्रेटा। ठीक है ना, अभी इस तरह के क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, ये साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं, ये जैसे 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अब कम आते हैं, लेकिन ये सिलेंट्रेट होते हैं, जो भी सी में होते हैं वो मैक्सिमम सिलेंट्रेट होते हैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, ऑर्थोपोड भी होते हैं। 162 पे आओ, क्या कहता है देखो, तो 162 क्वेश्चन है, ये कहता है हमें
इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो क्या कहा इसने हमें कि यदि हम किसी कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, क्लास आपने 9th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के सिद्धांत। तो यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 163 पे आओ। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। भाई आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी में, कहते हो कि एक्सेलरेट दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसी से यदि पूछ ले मान लो रिटार्डेशन, एक होता है रिटार्डेशन कहते हैं उसको, यदि नेगेटिव त्वरण लगेगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रेक लगाना एक रिटार्डेशन है, नेगेटिव त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाने से हमारी गाड़ी तो आगे जाती है, लेकिन एक फोर्स है, एक बल है पीछे की तरफ लगता है, उसको कहता है रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द कार इज लाइक, जो आउटर पार्ट है कार का वो हमें कैसा दिखता है, ठीक है ना, कीप की तरह दिखता है, फनल दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, पहले आया था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 164 पे आ जाओ। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। द डैश फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक क्या होता है, एक ना उसमें तरीका है, ठीक है ना, यूज करने का। उसमें क्या होगा कि आप लिस्ट ऑफ बहुत सारे सेल को एक साथ जो है ना काउंट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने देखा होगा तो इस तरह बना होता है, तो इनको काउंट करना है, तो काउंट एक तरीका होता है, उस काउंट से उसको काउंट करते हैं। ठीक है ना, 165 पे आओ। फैब्रिक मेड फ्रॉम डैश डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। ऐसा कौन सा कपड़ा है जिसमें झुर्रियां नहीं पड़ती? तो आप याद करो, पॉलिस्टर गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंडा हो जाता है, लेकिन उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती, बाकी सभी में झुर्रियां पड़ती हैं। ठीक है, 166 पे आओ। What is formed when carbon dioxide is passed through lime water? सुनो ध्यान से, कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं लाइम वाटर। कह रहा है इसमें यदि हम CO2 डालें तो क्या बनेगा? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी कहते हैं। पत्थर जितने भी मार्बल हैं, पत्थर हैं, संगमरमर है, सब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। और एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने देखा होगा, चूना पाउडर होता है, ठीक है ना, उसको पानी में डालते उबलने लग जाता है, ठीक है ना। इसको सीमेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किस में यूज करते हैं? इसको चूना बनाने, क्या कहते हैं, सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसी को हम लोग व्हाइट वॉश, है ना, सफेदी करने के लिए पहले यूज करते थे। आप सबको याद होगा, पहले दीपावली वगैरह में कट्टा लाते थे, पानी में डाल देते थे, उबलने लग जाता था, फिर वो शांत हो जाता था, फिर मिला के उसे हम घर में चूना करते थे, है ना। 167 पे आओ, क्या कहता है देखो। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई। अति लवणीय लवणों में 10% से अधिक होती है। इंग्लिश में बताता हूं मैं। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी पार्ट पर 1000। देखो, यदि हमें किसी चीज में पता करना रहेगा कि इसमें लवण कितना है, सॉल्ट कितना है, तो हम पता करते हैं कि पर 1000 भाग में उसमें कितना सॉल्ट का पार्टिकल है। समझ गए? पर 1000 भाग में उसमें कितना सॉल्ट जो है पार्ट है, ठीक है। तो द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10% इन हाइपर सलाइन लगून। अब इसने क्या कहा, एक हाइपर सलाइन लगून होता है, अति लवणीय लगून, मतलब ऐसा पानी जिसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे डेड सी। आपने नाम सुना होगा डेड सी का, ठीक है ना, ये स्वेज
नहर जहां पे है वहीं के पास है डेड सी। डेड सी में आप जाओगे ना, डूबोगे ना, छलांग लगाओगे, डूबोगे नहीं। क्यों? इतना ज्यादा उसमें लवण है, सॉल्ट है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप उसमें डूब ही नहीं पाओगे, आपकी डेंसिटी कम है। हमेशा पानी में वो डूबता है जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। लेकिन जब आप डेड सी में जाएंगे तो उसमें नहीं डूबेंगे, क्योंकि उसमें सैलिनिटी ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, आप कम पड़ जाओगे, तो आप तैरने लग जाओगे उसमें। ठीक है ना? तो 100% से यदि ज्यादा होगी सैलिनिटी तो उसे हम कहेंगे हाइपर सलाइन, अति लवणीय। ठीक है, चलिए 168 पे आओ। देखो 168 क्वेश्चन है, डैश स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रन बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज। ठीक है ना? तो ये किस स्कीम के द्वारा चलाया गया था? तो इस स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, नहीं, कौशल योजना नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये है। इसमें वैक्सीनेशन करवाया गया था। योजनाएं इंपॉर्टेंट है, पुरानी योजनाएं भी पूछ लेता है। ठीक है ना? आपने देखा है 2000 अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था 22 में, तो उसमें पूछा था ऐसा। 169, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन जो है ये पहला जो है एंटीबायोटिक था, पहला एंटीबायोटिक। ठीक है ना? इसको फंगस से बनाया था, फंगी से। ठीक है ना? और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 170 पे आइए। कहता है विच ऑर्गेनिज्म कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है कि जो खत्म हो रहे हैं, दुनिया से जो खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना? जैसे आपका बारहसिंगा आ रहा है अब इंडेंजर्ड में। जैसे आपका पानी में हमारा जो इक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, वो भी धीरे धीरे इंडेंजर्ड में चला जा रहा है। तो इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इन सब का रिकॉर्ड रखता है IUCN। उनका एक रेड बुक होता है, उसमें सारा डिटेल होता है। 171 पे आओ। कहता है गोल गुंबज वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी? तो हम देखेंगे गोल गुंबज जो है ये बनाया किसने था। देखो, तो गोल गुंबज जो है ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो था वो बीजापुर का सुल्तान था। बीजापुर कर्नाटका में है और वहीं पे गोल गुंबज स्थित है। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी है क्या? ये रहा। अब देखो, एक चीज पूछ सकता है, जहां भी इस तरह का चीज बनाया जाता था तो किसी के याद में, तो जब गोल गुंबज बनाया गया था इसके ठीक पीछे एक दरगाह है। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन पूछा है किन की दरगाह? हासिम पीर। इन्हीं की दरगाह की वजह से यहां गोल गुंबज आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसका और भी इंपॉर्टेंट है। जो बीजापुर बनाया, तो भाई गोल गुंबज जब बनाया तो आदिल शाह ने तो नहीं बनवाया, मतलब बनाया तो उसने नहीं, उसने पैसे दिए होंगे। आर्किटेक्ट कौन था उसका? डिजाइनर कौन था? तो वो था आपका उसका नाम था याकूत ऑफ दाबूल। याकूत था दाबूल का। ठीक है ना? दाबूल एक जगह है, उसका नाम था याकूत, तो बस कहते हैं याकूत ऑफ दाबूल, उसको उसी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 172, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहली भारतीय स्त्री कौन थी, महिला कौन थी जो कांग्रेस की, भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी? तो ये बहुत इजी है, सरोजनी नायडू। ठीक है ना? सरोजनी नायडू। और प्रथम कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछा जाता है, WC बैनर्जी, वो थे इसके प्रथम प्रेसिडेंट। आपसे दूसरा ही पूछ सकता है कि कब बना था भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? तो
तो 1885 में, देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पहले प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे। ये फॉर्म हुआ था बॉम्बे में, उस टाइम बॉम्बे था, मुंबई नहीं, बॉम्बे था। और जगह था गोकुल दास, जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या पाठशाला, दोनों ठीक है। एग्जाम में कभी पाठशाला लिखा जाता है, कभी महाविद्यालय, दोनों ही ठीक है, ठीक है। और सरोजिनी नायडू उसकी पहली जो है बनी थी प्रेसिडेंट, भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहले प्रेसिडेंट तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, पहली भारतीय महिला जो प्रेसिडेंट बनी वो सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए, हो सकता है कभी ये भी पूछ ले कि सरोजिनी नायडू कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता की थी, 1925 में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 73। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, तो पहला कहता है द ऑथर ऑफ द नॉवल एटॉर्नमेंट, जो नॉवल है एटॉर्नमेंट, क्या उनके लेखक मैकवान हैं? तो ये बात सही है, वो हैं। दूसरा है द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी, इसके राइटर क्या एल रॉन हब्बर्ड है? नहीं, गलत। साउंड एंड फ्यूरी के जो राइटर है उनका नाम है आपका विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर, ठीक है ना, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तीसरा द ऑथर ऑफ द नॉवेल व्हाइट टीथ इज जेडी स्मिथ, हाँ जेडी स्मिथ ने व्हाइट टीथ लिखी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड नहीं, तीनों नहीं, वन एंड थर्ड इज राइट, ठीक है। जनरली बुक का नाम वो आता है जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा हो, लेकिन ये बुक का नाम एक बार आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया था टेस्ट में। चलिए 174 पे आओ। डू और डाई वॉज द मोटो ऑफ, करो और मरो, ये मोटो कब का था? ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भाई इसका कोई लीडर नहीं होगा, सब अपने अपने लीडर हैं, सब जो हैं अपने अपने लीडर हैं। देखो, इसका ये पूछ सकता है क्वेश्चन एक और कि भाई ये शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और उसमें गांधी जी ने कहा था कि ये कोई लीडर नहीं है, इसका सब अपना लीडर है इसमें, ठीक है। और उसी में ये स्लोगन आया था डू एंड डाई। और गांधी जी ने कहा कि भाई ये ही सिचुएशन है, यही टाइम है कि चाहे करो या मरो, लेकिन हमें आजादी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा डू एंड और डाई, करो या मरो, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस लेके रहना है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ था। बहुत लोग इसका आंसर जो है ना सुभाष चंद्र बोस लिख देते हैं, गांधी जी ने दिया था करो और मरो, ठीक है। 175। नेम ए पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम गुजरात। देखो, इनमें से कौन कौन सा डांस कहां कहां होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, तो जो गटका है ये पंजाब के लोग, सिख लोग इस डांस परफॉर्मेंस को करते हैं। ये एक तरह का मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस है, मार्शल आर्ट, ठीक है ना। गरबा ये गुजरात में होता है, इसने गुजरात का ही पूछा है तो गरबा ही होगा आंसर, गुजरात में होता है। अच्छा, गुजरात में एक गरबा भी होता है, एक डांडिया भी होता है। देखो, डांडिया और गरबा अलग है, गरबा में हाथ पैरों का यूज करते हैं, डांडिया में डंडे का यूज होता है, ठीक है ना। डांडिया जनरली दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, और गरबा जो है ना, ये माँ का गर्भ धारण जो है ना, इसके रिलेटेड ये डांस है, ठीक है ना। जो लवनी है ये महाराष्ट्र के लोग करते हैं, महाराष्ट्र, मराठी पीपल। और गिद्दा जो है ये पंजाब में होता है, ये भी पंजाब, ठीक है ना। तो गटका पंजाब हो गया, गरबा आपका हो गया गुजरात, तो आपका आंसर ये है दूसरा, ठीक है। लवनी महाराष्ट्र में होता है और गिद्दा पंजाब में होता है, आपका आंसर है गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 176, इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम फाउंडेड? देखो जयललिता ने इसको फाउंड किया था, जयललिता अब नहीं रही, तो जयललिता ने AIDMK की फाउंडर थी। 1972 में उन्होंने ये जो है पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट 177 पे आओ, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथ, घाट, होटल? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकान, नहाने का घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश है सबके लिए, सब इक्वल हैं, है ना? तो उसके लिए हमने क्या कहा था? समानता का अधिकार, इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी। अभी आपसे एक तो ये हो गया कि समानता का अधिकार। अब ये कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। (178) For how many days did Mahatma Gandhi volunteers of the salt सत्याग्रह walked? हिंदी में सुनो, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिनों की यात्रा थी, ये तो आप सबको याद होगा, 24 दिनों की यात्रा। 179, द 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को डैश के चौहानों ने परास्त कर दिया। कहां के चौहानों ने? अजमेर के चौहानों ने राजपूतों को, तोमर राजपूतों को जो है हराया था। ठीक है ना? 180 पे आओ, भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? भारत विश्व का कौन सबसे बड़ा देश है? तो कौन से स्थान पे आता है भारत? ठीक है ना? एरिया वाइज 7वें स्थान पर आता है भारत। ठीक है, हमारा जो एरिया है हम 7वें स्थान पे आते हैं। ठीक है ना? तो एरिया वाइज यदि आपसे ये पूछा जाए कि पहले पे कौन आता है, देखो एक चीज याद रखो, रकूक बाई। क्या याद रखो? रकूक बाई। हमारे घर में खाना कौन बनाने आती है? रकूक बाई। R फॉर रशिया, तो सबसे बड़ा एरिया रशिया का है पहले स्थान पे। दूसरे पे सबसे बड़ा कनाडा, C फॉर कनाडा, कनाडा। तीसरे पे U फॉर USA। एरिया वाइज, हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना? चौथे पे C फॉर चाइना। यदि भूल जाओ कि पहला C कौन, दूसरा C कौन, तो कनाडा देखो स्पेलिंग बड़ा है, तो कनाडा बड़ा, चाइना छोटा। ठीक है। B 5वें पे ब्राजील। अच्छा, ब्राजील का इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये जनसंख्या में भी 5वें स्थान पे है और एरिया में भी 5वें स्थान पे है। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे इंडिया। तो आप रकूक बाई याद रखो, रकूक बाई, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी, एरिया वाइज रोम का वेटिकन सिटी, वो एक छोटा सा पार्ट है रोम का, तो सबसे छोटा उसको एक देश माना जाता है, लेकिन ठीक है ना, वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। पोप वगैरह रहते हैं वहां पे, ईसाई मिशनरी। नेक्स्ट आ जाओ, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड। देखो, जब कभी भी भूकंप आता है, ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये आपका अर्थ है ना। अर्थ के 3 लेयर होते हैं, है ना। सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं भूगर्भपट्टी, क्रस्ट, फिर मेंटल। तो यहां पे मान लो भूकंप यहां पे यहां से अराइज होना शुरू हुआ, यहां से वेव निकलना शुरू हुआ, तो ठीक इसके ऊपर जो यहां पे होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो मान लो जैसे हमारा ये अर्थ था, तो यहां से इसका ये वेव, सिज्मिक वेव कहते हैं, सिज्मिक वेव, ये निकलना शुरू होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निकलना शुरू होगा। तो अर्थ पे इस पॉइंट को जहां पे भूकंप बना था उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। हिंदी से पता चल जाता है, हिंदी में उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। और ठीक उसके ऊपर अधिक दूरी पे जो होगा, ठीक 90 डिग्री पे, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर, एपी सेंटर। ठीक है ना, अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। 182 पे आओ, क्या लिखा है? द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड डैश।
पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं शुक्रवाहिकाएं, अधिवृष्ण, शुक्रवाहक, और इसमें से कौन कौन सा है? ठीक है, तो सर्विक्स फीमेल में होता है, ठीक है ना। रेटी टेस्टिस, वृषण जालिकाएं, ये जो है मेल का पार्ट है, तो आपका हो गया रेटी टेस्टिस। देखो जो टेस्टिस है मेल का, ठीक है ना, तो मेल टेस्टिस जो है उसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस नालिकाएं, या उसे कहते हैं शुक्रजनक नालिकाएं, जिसमें शुक्राणु स्पर्म बनता है, ठीक है ना। और वो उसको जो है ये नालिकाएं जो है ना उसको लेके आती हैं कहां तक? बाहर तक, ठीक है ना, सिशन तक, जहां से वो बाहर इजैकुलेट हो जाए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, और आता कैसे कैसे है? वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटी टेस्टिस, इनसे होता हुआ वो आता है, ठीक है। 183 पे आओ। जब मेरिस्टेम अस्थायी उत्तकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टेम कहते हैं। देखो मेरिस्टेम को, दो तरह के उत्तक होते हैं। उत्तक हमारा बॉडी जैसे सेल से बना है, कोशिकाओं से, तो वो बाद में उत्तक बन जाते हैं और उनका कार्य एक कार्य हो जाता है। सेल हमारा सबसे छोटा पार्ट है, हमारा बॉडी सेल का बना है, कोशिकाओं का बना है, बहुत सारी कोशिका मिलके क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और दो के बीच में जो होता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतवेशी मेरिस्टेम, ठीक है। 189 पे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म? इनमें से कौन से फ्लैट वॉर्म में आते हैं, है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थ फ्लैट वॉर्म में आता है, ठीक है ना। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है जब हैजा वगैरह हो जाता है। तो नेक्स्ट आइए 190। इन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी यू, औसत वेग में यू क्या है? तो ये यू जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये प्रारंभिक वेग, और वी जो होता है अंतिम वेग। तो यू हमारा प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग होगा। आ जाओ, फाइनल वेलोसिटी यू इज द प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, इनिशियल या प्रारंभिक वेग। ये क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3, ठीक है। 191 पे आओ। वोकल कॉर्ड इन वुमेन आर द वोकल कॉर्ड इन मैन। जो हमारे, जब आपके गले में वोकल कॉर्ड है ना, जैसे आवाज निकलता है, वो फीमेल और मेल में क्या है? तो मेल का बड़ा साइज होता है वोकल कॉर्ड का, फीमेल का छोटा होता है, लगभग 5 मीटर छोटा ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। चलिए 193 पे आओ। The web use the dash to request and serve web page and program, ठीक है ना। देखिए HTML पे वेब पेज बनता है, ठीक है ना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं उसको। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 194 पे आओ। What is the name of the acid in grapes? ग्रेप्स में इनमें से कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। तो ग्रेप खट्टा होता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में भी होता है, टैमरिंड में इमली में इमली, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जो है वो आपके विनेगर में होता है, सिरके में। फॉर्मिक एसिड पूछा गया है पहले भी, ये एंट, चींटियां काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, उन सब में फॉर्मिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड ये हमारे दही में होता है, ठीक है। 195 पे आओ। विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क जो है रेयन को कहा जाता है, सिल्क जैसा दिखता है लेकिन होता ये आर्टिफिशियल है। तो गर्मी सी लगेगी आपको इसमें। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय। अर्थ का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आइए 197 पे। देखो तो 197 कहता है द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट may not be exercised by commandant
इफ EMOF इज ऑन लीव, ठीक है ना, इफ द नहीं, ये तो गलत है। इफ द ऑफेंस इज नॉट कनेक्टेड विद द ड्यूटी एज EMOF, मैंने ये सब MOF क्या होता है, EMOF क्या होता है, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सी इफ इट इज नॉट, नहीं ये भी नहीं, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड, नहीं, इन ऑल द अबव केसेस, अरे सभी केसेस में होगा फिर तो, सभी में हो सकता है। चलिए, ड्यूरिंग सस्पेंशन ए MOF मेंबर ऑफ फोर्स, ड्यूरिंग द सस्पेंशन MOF मेंबर ऑफ फोर्स, क्या होगा सस्पेंशन के दौरान? तो सस्पेंशन के दौरान वो MOF नहीं रह जाता, डज नॉट, सॉरी रहता है MOF, तो स्टिल वो रहता है, तो डज नॉट सिस टू बी ए MOF, वो स्टिल MOF तो है, ये नहीं होगा कि वो MOF नहीं है, बस सस्पेंशन पे है। 199 पे आओ, क्या कहता है? ए MOF मेंबर ऑफ फोर्स हु सिस टू बी MOF इज नॉट रिक्वायर्ड टू सरेंडर, है ना, सरेंडर की जरूरत नहीं होती, है ना, डज नॉट रिक्वायर्ड टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ MOF, नहीं, इसको नहीं करना है, आर्म्स नहीं, क्लॉथिंग नहीं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द आंसर। चलो नेक्स्ट आओ, 200 पे आओ, क्या कहता है 200th क्वेश्चन आपका? विच इज कॉग्निजेबल, जो कॉग्निजेबल का मतलब होता है जो जमानत, संज्ञा लेना जिसको कहते हैं, अपने आप संज्ञा लेना। विच कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एज पर सेक्शन 18 ऑफ CSF एक्ट, CSF एक्ट में कौन सा नहीं आता? नॉन बेलेबल, इनमें से कौन सा नॉन बेलेबल है? गिल्टी ऑफ वेरिएशन नॉन बेलेबल है, एब्सेंट विदाउट लीव नॉन बेलेबल, इंगेजमेंट हिमसेल्फ इन अनदर एम्प्लॉयमेंट विदाउट परमिशन नॉन बेलेबल। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सारे के सारे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ाई बहुत ढंग से कीजिए, ठीक है ना, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को देख रहे हैं वो अपने एग्जाम के लिए पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं। पेन ड्राइव से ही क्वेश्चन आएगा, 95 से 98% क्वेश्चन आपका पेन ड्राइव से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आज ही पेन ड्राइव को ऑर्डर करो और 100% कर लो कि भाई मैं पास हो रहा हूं अपने एग्जाम में, 100% मेरा सिलेक्शन हो रहा है। 9205330671 पे आप पेन ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेन ड्राइव यदि आपने ढंग से कर लिया ना, 100% आपका 95 से 98% क्वेश्चन वहां से आ जाएगा और आराम से आप 150 प्लस क्वेश्चन आंसर नंबर ले पाओगे और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। श्योर कह रहा हूं मैं ये बात आपको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।